हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों, आज अपन लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 सीबीटी 1 का ग्रेजुएट लेवल का 5 जून 2025 शिफ्ट 2 का पेपर करेंगे। इससे पहले शिफ्ट 1 का पेपर मैंने डाल दिया है। आई होप कि वो आप लोगों ने देखा होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, द मार्क प्राइस ऑफ ए डेस्क इज 7725 which is 25% above the cost price. It is sold at a discount of 4% on the mark price. Find the profit percentage. देखिए यहाँ पे अपन को डेस्क की मार्क प्राइस दे रखी है 7725 और बोला जा रहा है कि ये जो मार्क प्राइस है वो कोस्ट प्राइस पे 25% ज्यादा है। तो डिस्काउंट परसेंटेज अपन को दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज अपन से पूछा जा रहा है। देखिए जब कभी भी क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट और मार्क प्राइस इन्वॉल्व हो तो आपको एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय मार्क प्राइस इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइड बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। अगर प्रॉफिट होएगा तो प्लस साइन लेंगे और लॉस होएगा तो माइनस साइन लेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए बोला जा रहा है कि जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस पे 25% ज्यादा है। तो ये जो नंबर आपको दे रखा है इसको भूल जाइए। मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकालने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे अपन जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो है। दैट मीन्स कि मैं इनको कुछ भी मान लूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस मुझे इतना ध्यान रखना है कि जो मार्क प्राइस होगी वो 25% ज्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 100 रुपए मान लूं तो मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी, 100 पे 25% ज्यादा मतलब 125। डिस्काउंट कितना है 4%, तो 100 माइनस 4 कितना आ जाएगा 96 डिवाइड बाय। अब यहाँ पे आप देखिए लिख के दे रखा है उसने कि प्रॉफिट हुआ है। दैट मीन्स की प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पे मैं प्लस साइन लूंगा 100 प्लस पी। अगर हो सकता है कि आपको पता ना हो कि भैया प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है तो उस केस में आप कोई सा भी साइन ले लीजिए। मतलब अगर जैसे आप प्लस साइन लेंगे और अगर आपका आंसर माइनस में आएगा इसका मतलब है कि लॉस हुआ है। तो ये आप कर सकते हैं, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 4 से मैं काट सकता हूँ, 4 से 25 बार में, 4 से ये 24 बार में और 25 से ये 5 बार में। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर अपन करेंगे तो 100 प्लस पी इक्वल टू आ जाएगा 24 इंटू 5 दैट इज 120। तो मैं बोल सकता हूँ कि प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो ये हुआ है 20% का। ये जो आंसर आएगा आपके पास ये परसेंट में आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3। फ्रॉम ए टैक्सी स्टैंड टू कैब्स स्टार्ट एट ए स्पीड ऑफ 74 किलोमीटर पर आवर एट एन इंटरवल ऑफ 28 मिनट्स। बोथ cabs traveling in the same direction. A man coming in the opposite direction towards the taxi stand meets the cabs at an interval of 10 minutes. Find the speed of the man. देखिए बोला जा रहा है कि एक टैक्सी स्टैंड से दो कैब जा रही है। मान लेते हैं कुछ ये वाली डिस्टेंस वो तय कर रही है यहां से लेके यहां तक की। तो जो पहली वाली कैब है और दूसरी वाली कैब है उन दोनों के बीच में 28 मिनट का अंतर है। मतलब जैसे अगर पहली वाली कैब 9 बजे स्टार्ट हो रही है तो जो दूसरी वाली कैब है वो 9:28 पे स्टार्ट होगी। स्टार्ट दोनों सेम पॉइंट से हो रही है और दोनों की जो स्पीड है वो भी सेम है, कितनी 74 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे देखिए बोला जा रहा है कि एक आदमी अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है और वो आदमी पहली वाली कैब और दूसरी वाली कैब से जितने जितने टाइम पे मिलेगा उन दोनों के बीच में 10 मिनट का अंतर है। तो अपन से उस आदमी की स्पीड पूछ रहा है। अब आप यहां पे देखिए जो दूसरी वाली कैब है वो 28 मिनट के बाद स्टार्ट हुई। तो अगर मैं 28 मिनट में ये पहली कैब कितना डिस्टेंस तय करेगी इसको निकालना चाहूं तो इसको मैं निकाल सकता हूं, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। टाइम यहां पे अपने पास है 28 मिनट, इसको अपन आवर में चेंज कर लेते हैं और स्पीड है अपने पास 74 की। यहां पे मैंने आवर में चेंज किया सो दैट की जो डिस्टेंस है वो सीधा सीधा किलोमीटर में आ जाए। तो यहां पे अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 4 से 7 बार में, 4 से 15 बार में, 15 से यहां पे अगर मैं इसको करूं तो 15 चौकू 60, 14 का मतलब हो गया 140, 15 का 9 बार में 135, 50 तो 15 दिए 45। तो यहां पे अगर आप इसको करेंगे तो 7 के 21 की 2 कैरी चला गया, 7 9 63 और 2 65, 6 कैरी चला गया, 7 चौको 28 और 6 34, तो 34.51 किलोमीटर। तो ये जो पहली वाली कैब है ये 28 मिनट के अंदर 34.51 किलोमीटर तय कर चुकी है। तो इसको अपन 34.51 मान लेते हैं। अब यहाँ पे घड़ी में ये जो पहली वाली कैब है वो इस पॉइंट तक पहुंच गई और इस टाइम वही 9:28 हो गई है। तो अब आप यहां पे देखिए आपको एक चीज मान के चलनी पड़ेगी, क्या ये जो आदमी अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है इसने अपना जो स्टार्ट किया है वो पहली वाली कैब के 28 मिनट बाद मतलब 9:28 पे ही स्टार्ट किया है। क्योंकि अगर ये 9:28 से पहले स्टार्ट कर देगा तो फिर इन दोनों
केब से मिलने का जो टाइम है का डिफरेंस जो है वो 10 मिनट से ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज दूसरी वाली केब 28 मिनट के बाद स्टार्ट हो रही है। इस वजह से अपन ये मान के चलेंगे कि ये जो आदमी है वो 9:28 पे स्टार्ट कर रहा है अपनी जर्नी को टूवर्ड्स टैक्सी स्टैंड। अब आप यहाँ पे देखिए, जब कभी भी अपन दो गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो वो कितनी देर में मीट करेगी, इसको निकालने का तरीका जानते हैं। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। अगर दोनों गाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों की स्पीड का सम। और अगर सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी दोनों की स्पीड का डिफरेंस। यहाँ पे ये अपोजिट डायरेक्शन में, बिकॉज जो केब वन है वो टैक्सी स्टैंड से आदमी की तरफ आ रही है और आदमी जो है वो टैक्सी स्टैंड की तरफ आ रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो गई। तो अगर मैं बात करूं कि इनके बीच का डिस्टेंस अपन को लेना पड़ेगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको अपन रिलेटिव स्पीड से डिवाइड करते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो पूरा डिस्टेंस है ये है x किलोमीटर का, टैक्सी स्टैंड से लेके इस आदमी का स्टार्टिंग पॉइंट, इस पूरे को मैंने x किलोमीटर माना। तो फिर ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? क्योंकि ये 34.51 तो अपने पास घट गया ना, तो ये डिस्टेंस तो हो गया x माइनस 34.51। तो जो केब वन है और जो आदमी है उसके लिए जो डिस्टेंस होगा वो होगा x माइनस 34.51। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? तो देखिए केब की स्पीड है 74, दोनों केब की स्पीड अपन को बराबर माननी ही पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में भी दे रखा है टू केब्स स्टार्ट एट ए स्पीड ऑफ 74 किलोमीटर पर आवर। दैट मींस कि दोनों केब की स्पीड 74 किलोमीटर पर आवर है। तो आदमी की स्पीड को मैं y मान लेता हूं, तो ये हो गया अपने पास x माइनस 34.51 बाय 74 प्लस y। इतने टाइम पे पहली केब वो और आदमी मिलेगा। अब दूसरी केब की अगर मैं बात करूं तो देखिए दूसरी केब जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट कर रही है, आदमी अपने पॉइंट से स्टार्ट करा ही था, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो पूरा x किलोमीटर का हो गया। तो यहां पे जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर का रहेगा, लेकिन रिलेटिव स्पीड अभी भी सेम रहेगी, बिकॉज केब की स्पीड वही है 74 और आदमी की स्पीड भी वही है y। अब यहां पे आप देखिए इन दोनों का जो मिलने का टाइम है उसका डिफरेंस 10 मिनट दे रखा है, तो मैं बड़े में से ही छोटे को सब्ट्रैक्ट करूंगा। बड़ा कौन सा होएगा? जिसने ज्यादा डिस्टेंस तय किया उसको ही ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि जो दूसरी केब है इसने ज्यादा टाइम लिया होगा, तो ये इसका जो टाइम है वो बड़ा हो गया। तो केब 2 के टाइम में से मैं केब 1 के टाइम को सब्ट्रैक्ट करूंगा एंड दिस इज इक्वल टू 10 मिनट्स। मिनट्स को आप आवर में चेंज कर दीजिए तो 10/60। तो यहाँ पे आप अगर सोल्व करेंगे तो अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 74 प्लस वाई, ये आ गया आपके पास x माइनस एक्स प्लस 34.51। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x से x आपका कैंसिल आउट हो गया, दिस इज इक्वल टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लीजिए तो 74 प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा 6 कम 6, 6 पंजे 30 की 0, 3 के रीच चला गया, 6 चौको 24 और 3 27 की 7, 2 के रीच चला गया, 6 3 18 और 2 20। तो यहाँ पे y कितना आ जाएगा? तो देखिए 6 0, 7 में 4 गया 3 और 20 में से 7 गया 13, तो 133.06। अब ये जो y है ये आदमी की स्पीड है और आदमी की स्पीड ही अपन से पूछी जा रही थी, और ये जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में ही आएगी, क्योंकि मैंने जो केब है उसकी भी स्पीड किलोमीटर पर आवर में ही ली थी, डिस्टेंस को किलोमीटर में लिया था और टाइम को आवर में लिया था। तो यहाँ पे सब कुछ अपने पास जमा हुआ आया है, तो मैं बोल सकता हूँ कि उस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन तो है ही सही, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डिस्टेंस जो अपन ने निकाला उस पर जब कैंसिल आउट किया तो डिसमल के बाद 2 डिजिट पे छोड़ दिया था। अगर आप इसको और आगे बढ़ाएंगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर भी मिल जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि आदमी की स्पीड क्या हो जाएगी? 133.2, ऑप्शन नंबर 2। Atul's salary is 10,000 per month. He spends 6,000 on house rent and 2,500 on bills and the rest of the amount in his monthly saving. Find the saving in a year if in the month of his birthday he spent all his monthly saving on birthday celebration. देखिए बोला जा रहा है कि अतुल की सैलरी 10,000 रुपए महीना है, इसमें से वो 6,000 रुपए हाउस रेंट पे और 2,500 रुपए बिल्स पे खर्च कर देता है, बाकी बचे हुए को वो सेविंग करता है। तो यहाँ पे अगर मैं उसकी सेविंग निकालना चाहूँ मंथली तो कितनी हो जाएगी? तो देखिए 6,000 प्लस 2,500, दैट मीन्स कि 8,500 रुपए का खर्चा है, तो 10,000 माइनस 8,500 मतलब 1,500 रुपए उसकी सेविंग है। सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम है 10,000 की और एक्सपेंडिचर है 8,500 का, तो ये हो गई उसकी मंथली सेविंग। तो अपन से यहाँ पे पूरे साल की सेविंग उससे पूछ रहा है, लेकिन देखिए एक बात इसने बोली है कि बर्थडे वाले मंथ में वो अपनी पूरी सेविंग को बर्थडे सेलिब्रेशन पे खर्च कर देता है, मतलब जिस भी महीने में उसका बर्थडे आता है उस महीने में उसकी कोई भी सेविंग नहीं होती। देखिए साल में 12 महीने होते हैं और बर्थडे तो केवल एक ही बार आता है, दैट मीन्स कि जिस भी महीने में आता हो वो एक महीने उसकी सेविंग नहीं होगी, बाकी 11 महीने तो सेविंग होगी ही होगी। तो मैं बोल सकता हूं कि हर महीने 1,500 रुपए की है तो 11 महीने में उसकी कितनी सेविंग हो जाएगी? तो 11 पंजे 55 की 5,
5 कैरी चला गया, 11 एकम 11 और 5 16, तो 16,500 रुपए इतने की सेविंग होगी पूरे साल में। इसमें पहले से ही मैंने जो बर्थडे वाला मंथ था उसको हटा दिया है, उसको मैंने जोड़ा ही नहीं, तो अपना यहाँ पे ईयरली सेविंग उसका आ गया। वन पाइप कैन फिल द टैंक इन 10 मिनट्स व्हाइल अनदर पाइप कैन एम्प्टी कंप्लीटली फिल टैंक इन 20 मिनट्स। देखिए एक पाइप ए है जो कि किसी भी टैंक को 10 मिनट में पूरा भर देता है, और एक पाइप बी है जो किसी भी टैंक को 20 मिनट में पूरा खाली कर देता है। ये जो पाइप बी है ये खाली करने का काम कर रहा है, मतलब ये नेगेटिव काम कर रहा है, तो इसकी जो एफिशिएंसी है उसको अपन माइनस साइन के साथ लेंगे। देखिए बोला जा रहा है कि अगर दोनों पाइप को साथ में खोल दिया जाए तो पूरा टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे इस तरीके के इक्वेशंस में अपन हमेशा सेम तरीका अपनाते हैं। यहाँ पे इन दोनों का अपन ले लेंगे एलसीएम, 10 और 20 का एलसीएम अगर आप लोगे तो 20 ही आ जाएगा। दैट मीन्स की जो टैंक है उसकी टोटल कैपेसिटी मैंने मान ली 20 लीटर। अब 20 लीटर का टैंक अगर ये 10 मिनट में भरेगा तो हर मिनट कितना पानी डालेगा, 20/10 मतलब 2 लीटर। और अगर ये बी जो है वो 20 मिनट में खाली करेगा तो हर मिनट कितना खाली करेगा, तो 20/20 मतलब 1 लीटर। ये जो है नेगेटिव काम कर रहा है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी माइनस में। तो अब आप यहाँ पे देखिए जब दोनों पाइप को साथ में खोला जाएगा तो 1 मिनट में ए जो है 2 लीटर पानी डालेगा और 1 मिनट में भी 1 लीटर पानी निकाल लेगा, तो ओवरऑल कितना पानी जाएगा 1 मिनट में, 2 - 1 मतलब 1 लीटर पानी जाएगा। 20 लीटर का टैंक है, हर मिनट 1 लीटर पानी जा रहा है, तो कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट लगेगा। तो एक आसान सा सवाल था, ऑप्शन नंबर 4। सपोज x is to y equal to 2 is to 5, y is to z equal to 4 is to 7. If 15,120 is distributed among x, y and z, then the amount received by x, y and z respectively. तो यहाँ पे आप देखिए बोला जा रहा है कि x, y और z ये तीन क्वांटिटी है। x और y का रेशियो आपको दे दिया 2:5, y और z का रेशियो दे दिया 4:7। तो यहाँ पे अपन को पहले तो इनका कंबाइंड रेशियो निकालना है x, y और z का। तो उसको निकालने का सीधा सीधा तरीका होता है क्या, तो यहाँ पे ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 4 दूनी 8, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 5 चौको 20, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 7 पंजे 35। तो ये हो गया एक्स वाई और जेड का कंबाइंड रेशियो। अब 15,120 रुपए को एक्स वाई जेड के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो अपन से पूछा जा रहा है कि एक्स वाई और जेड को कितना कितना अमाउंट मिलेगा। तो देखिए हमेशा जब भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो वो उनके रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ये रेशियो एक तरीके से आप उनकी कार्य क्षमता भी मान सकते हैं, या उनने कितना काम किया है वो भी आप मान सकते हैं। तो जितना जो काम करेगा उसको उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा काम करेगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो अमाउंट x को मिलेगा वो 8 का मल्टीपल मिलेगा, y को जो मिलेगा वो 20 का मल्टीपल मिलेगा, और z को जो अमाउंट मिलेगा वो 35 का मल्टीपल मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को अपन ऑप्शन से भी जा सकते हैं। यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन में x जो है वो 8 का मल्टीपल है। जैसे अगर मैं 2700 की बात करूं तो 2700 जो है वो 8 का मल्टीपल नहीं है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। सेम तरीके से 2820 पे अगर आप जाएंगे तो 8 का वैसे डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड हो जानी चाहिए। तो 820 की अगर मैं बात करूं तो 820 जो है वो डिवाइड नहीं होगा, 8 एकम 8 0 और 8 दूनी 16, तो ये डिवाइड नहीं होगा। 2500 की अगर मैं बात करूं तो ये भी डिवाइड नहीं होगा, 500/8 कभी भी नहीं होता। 1920 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए 8 एकम 8 12 मतलब 8 एकम 8 फिर से, और रह गया 40, 8 पंजे 40, मतलब ये जो नंबर है वो आपके पास डिवाइड हो रहा है, और एकमात्र ऑप्शन है जो x 8 का मल्टीपल है। दैट मीन्स कि अपन बोल सकते हैं यही अपना आंसर हो जाएगा। वैसे आप चाहे तो इसको निकाल सकते थे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, निकल जाता आसानी से, लेकिन जब अपने पास ऑप्शन है तो फिर ऑप्शन से क्यों ना जाए। मंजीत स्पेंड्स 40% ऑफ हिज इनकम इफ ही सेव्स 18,000 देन हिज इनकम। देखिए बोला जा रहा है कि मंजीत अपनी इनकम का 40% खर्च कर देता है, उसकी बचत है 18,000, तो उसकी इनकम क्या होगी। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि इनकम इक्वल टू होता है हमेशा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो देखिए जब कभी भी इस तरीके के सवाल आए तो इनकम को आप मान लीजिए 100, अब 40% वो खर्च कर देता है, तो फिर बचाता कितना है। तो अगर आप 100 का 40 निकाल लेंगे तो 40 आएगा, दैट मीन्स कि वो कितना बचाएगा, 100 - 40 = 60, मतलब वो 40 रुपए खर्च कर देता है तो वो 60 रुपए बचाता है, और इस 60 रुपए की वैल्यू अपन को दे दी 18,000। अपन से इनकम पूछ रहा है, इनकम को अपन ने माना था 100 के बराबर। तो यहाँ पे आप देखिए 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 6 से अगर आप काटेंगे तो 300 बार में, दैट मीन्स कि 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 300, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 300 × 100 30,000। इसका मतलब जो उसकी इनकम है वो हो जाएगी 30,000 रुपए। ऑप्शन नंबर 2। While covering a distance of 37 kilometers, a man noticed that after cycling for 1 hour 5 minutes, the distance covered by him was 4/3 of the remaining distance. What was his speed? देखिए बोला जा रहा है कि 37 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते वक्त एक आदमी ये नोटिस करता है कि 1 घंटे 5 मिनट साइकिल चलाने के बाद उसने जो डिस्टेंस तय किया गया वो रिमेनिंग डिस्टेंस का 4/3 था।
जैसे कि अगर मैं रिमेनिंग डिस्टेंस को 3 यूनिट मान लूं, तो उसने जो डिस्टेंस तय किया वो कितना आ जाएगा, 3 का 4/3 मतलब 4 यूनिट। तो जो उसका टोटल डिस्टेंस है वो हो गया 4 + 3 7 यूनिट, और ये 7 यूनिट की वैल्यू आपको दे दी 37 किलोमीटर। अब आपसे उसकी स्पीड पूछ रहा है, तो देखिए स्पीड निकालने के लिए अपन को डिस्टेंस और टाइम की जरूरत पड़ेगी। टाइम यहाँ पे दे रखा है 1 घंटे 5 मिनट। इस 1 घंटे 5 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस तय किया, तो उसने 4 यूनिट डिस्टेंस तय किया। तो यहाँ पे देखिए 7 यूनिट की वैल्यू हो गई 37, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, वो हो गई 37/7। और अगर मेरे को 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या आ जाएगी, तो वो आ जाएगी 37/7 × 4। तो इतना डिस्टेंस तय किया गया 1 घंटे 5 मिनट में। तो यहाँ पे अपन उसकी स्पीड निकाल लेते हैं। तो स्पीड इक्वल टू 37/7 × 4, ये तो हो गया डिस्टेंस। और टाइम कितना लग रहा है, 1 घंटे 5 मिनट। तो अगर मिनट को आप आवर में चेंज करोगे तो 5/60 मतलब 1/12। तो 1 + 1/12 मतलब कितना हो गया ये आपके पास, ये हो गया 13/12। तो जो टाइम लगा वो 13/12 घंटा लगा। तो ये जो स्पीड आएगी वो अपने आप किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी आपके पास। इसका अपन को थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा, सोल्व करना थोड़ा भारी काम है इसको, क्योंकि कैलकुलेशन अच्छी खासी हो रही है। आप देखेंगे तो कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, करना तो पड़ेगा। 37 × 4 × 12/13 × 7। अब यहाँ पे देखिए जो आंसर आपको दे रखा है वो राउंड ऑफ करके दे रखा है, तो यहाँ पे आप यूनिट डिजिट या फिर डिजिटल सम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब कभी भी आंसर आपको राउंड ऑफ करके दिया जाए तो फिर यूनिट डिजिट और डिजिटल सम वहां पे काम नहीं आता, वहां पे आपको सोल्व करना पड़ेगा, या आप चाहे तो अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन में कोई दिक्कत नहीं है। अब अप्रोक्सीमेशन का भी देखिए एक लेवल होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेट कर लिया उससे आंसर भी गलत हो सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 12 चौकू 48 है, 13 से अगर मैं इसको काटूंगा 48 को तो कितनी बार में जाएगा, तो सबसे पहले तो 13 का 3 बार में 39, और 1 और 8 9, 9 का मतलब 90, तो 13 7 या 91 इसको अपन मान लेते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको मैंने 3.7 कर दिया अप्रोक्सीमेट करके। बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन भी नहीं करना चाहिए, ज्यादा अप्रोक्सीमेशन भी दिक्कत कर देता है। तो यहाँ पे आप देखिए 37 × 37 अगर आप करेंगे तो 37 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 की 9, 4 कैरी चला गया, 7 के 21 दूनी 42, 42 + 4 46, 4 कैरी चला गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13, तो 1369। तो ये आ जाएगा 136.9 डिवाइड बाय 7, तो 7 का एक बार में, और कितना हो गया 66, 7 9 जा 63 है ना, फिर 39, 39 का मतलब कितना हो गया 7 5 35, तो 19.5 के हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 ये हो जाएगी उसकी स्पीड। इफ 3.5 रेशो 17.4 डबल रेशो 14 रेशो x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 नंबर आपको प्रोपोर्शन में दे रखे हैं, a रेशो b, डबल रेशो c रेशो d। तो इनको अपन लिख सकते हैं a/b = c/d। तो यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो ये बन जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाय 17.4 इक्वल टू 14/x। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप डिस्मल से डिस्मल हटा सकते हैं। ये आपका 7 का 5 बार में, 7 का ये 2 बार में, और 5 से अगर आप इसको काटेंगे तो देखिए 5 3 15 पूरा जाता है, और आप इसको 5 पंजे 35 बोल 5 पंजे 25 बोल सकते हैं। तो ये हो गया x = 35 दूनी 70। ये 70 से वैसे थोड़ा कम ही आएगा क्योंकि यहाँ पे अपन ने 35 करा, लेकिन ये 34.8 ही होता, तो उसके हिसाब से आप आंसर क्या बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 69.6। Marks in statistic of 12 students are x and so on till y, where x and y are the lowest and highest marks respectively. If the range and average of the marks are 70 and 64 respectively, then the ordered pair x, y। तो यहाँ पे आप देखिए अपन को 12 स्टूडेंट का मार्क्स दे रखा है, और जहाँ पे x और y जो है वो लोएस्ट और हाईएस्ट मार्क्स है। रेंज और एवरेज दे रखा है। सबसे पहली बात मैं अगर बात करूँ तो रेंज क्या होती है, तो रेंज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो हाईएस्ट हो गया अपने पास y और लोएस्ट हो गया x, तो y - x = दे रखा है अपन को 70 के बराबर। अब यहां से अपन से y और x की वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन से अगर आप देखेंगे तो चारों ही ऑप्शन ऐसे जिसमें y - x 70 आएगा, तो फिर केवल इससे तो अपना काम नहीं चलेगा। एवरेज अपन को दे रखा है 64। अब एवरेज अपन को इसका निकालना ही पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है, बिकॉज कोई भी ऑप्शन यहाँ पे अपने नहीं बैठ पा रहा। तो चलिए एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने के लिए अपन जानते हैं इस सब नंबर का सम डिवाइड बाय टोटल नंबर। टोटल कितने नंबर है 12। अब यहाँ पे आप चाहे तो डेविएशन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डेविएशन मेथड में आपको कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, कैलकुलेशन फिर भी आपको करनी पड़ेगी क्योंकि नंबर आपस में देखेंगे तो थोड़ा दूर दूर है। डेविएशन मेथड में फायदा कब होता है, जब नंबर आपस में बहुत पास पास हो, 1 2 3 इतने का ही अंतर हो, तब आपको डेविएशन मेथड में फायदा मिलेगा। लेकिन अगर नंबर्स 15 20 25 इस तरीके से हैं तो फिर कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि आप
अगर 78 को ऐड करेंगे तो उतना ही टाइम आपको 28 को भी ऐड करने में लगेगा, कोई बहुत मतलब नहीं है। तो यहाँ पे अपन नॉर्मल तरीके से ही करते हैं। ये x और y का सम तो x प्लस वाई हो ही गया, बाकी नंबरों का सम अगर मैं निकालूं तो यहाँ पे आप देखिए 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा अपने 27, 27 3 30, 30 5 35, 35 1 36, 36 और 9 45, 45 प्लस 3 48, 4 कैरी चला गया। तो 8 और 4 12, 12 8 20, 20 7 27, 27 और 8 35, 35 और 6 41, 41 6 47, 47 और 7 कितना हो जाएगा अपने पास 54, 54 और 5 59, 59 3 62, 62 और 2 64, 648 डिवाइड बाय टोटल कितने नंबर है 12 नंबर है, दिस इज इक्वल टू 64। यहाँ पे अगर मैं x प्लस वाई की बात करूं तो 12 चौको 48 की 8, 12 चौको 48 की 8, 4 के चला गया 12 छक्का 72, 72 और 4 कितना हो जाएगा 76, 768 माइनस 648 दैट इज इक्वल टू कितना 8 में 60 गया 0, 6 में 4 गया 2, 7 में 6 या 1। तो यहाँ पे आप देखिए x प्लस वाई आ चुका है, y माइनस x आ चुका है, x और y की वैल्यू आप निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे अपन पहले कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते थे x प्लस वाई निकालने के अलावा भी। कैसे? यहाँ पे आप देखिए बोला जा रहा है कि जो y है वो आपका हाईएस्ट नंबर है, इसका मतलब ये हुआ कि y की जो वैल्यू आएगी वो इन बाकी सब नंबर से ज्यादा आएगी। अगर यहाँ पे मैं कुछ ऑप्शंस देखूं तो कुछ ऑप्शंस में हाँ y की वैल्यू तो सब में ज्यादा है, लेकिन x की वैल्यू जो है वो लोएस्ट है, मतलब x की वैल्यू इन सबसे छोटी आएगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे x की वैल्यू 35 दे रखी है, लेकिन सबसे लोएस्ट इस नंबर में x के अलावा क्या दिखा है 28, इसका मतलब x की वैल्यू 28 से कम आनी थी, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर दूसरा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 30, ये भी नहीं हो सकता बिकॉज x की वैल्यू 28 से कम आनी थी। तो ये दो ऑप्शन अपन एलिमिनेट कर सकते थे बिना एवरेज निकाले, लेकिन फिर भी ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 अपने पास फंस रहा है, तो अपन को सोल्व करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो ऐसे नंबर जिनका सम 120 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। 25 प्लस 95 में 120 होगा, 23 प्लस 93 में नहीं होगा 120, तो आंसर बोल सकता हूं ऑप्शन नंबर 3। सचिन bought the first pen for 630 rupees and the second pen for 722 rupees respectively. He sells the first pen at 70% of the profit, but the buyer bargains for the price and he has to offer a 9% discount and the second pen at 71% of the profit. Find the total profit he had in this whole transaction. चलिए देखिए, बोला जा रहा है सचिन ने एक पेन 630 रुपए का खरीदा, मतलब कॉस्ट प्राइस बन गई 630 रुपए, और दूसरा पेन जो है वो 722 रुपए में खरीदा, तो दूसरे पेन के लिए कॉस्ट प्राइस बन गई 722 रुपए। अब बोला जा रहा है कि वो पहले पेन को 70% के प्रॉफिट पे बेचना चाहता था, लेकिन जो खरीदार है उसने थोड़ी बार्गेनिंग करी और उसने 9% का डिस्काउंट हासिल कर लिया। तो अब आप यहां पे देखिए, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस तो है नहीं, तो जो ये 70% का प्रॉफिट वो हासिल करना चाहता था, ये कैसे करेगा? तो देखिए हुआ क्या होगा कि सचिन ने पहले इस 630 पे 70% का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया होगा, जो वैल्यू आई होगी वो वैल्यू उसने उस खरीदार को बोल दी होगी कि भैया मुझे इतने रुपए में इसको बेचना है। अब वो खरीदार बोलेगा कि नहीं भैया, नहीं भैया मैं इतने में तो नहीं लूंगा, तू इस पे ऐसे का मुझे कोई डिस्काउंट दे, तो सचिन ने फिर उसको 9% का डिस्काउंट दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले उसने वैल्यू को 70% बढ़ाया, फिर 9% घटाया, तो ओवरऑल जो उसका प्रॉफिट हुआ वो क्या हुआ, +70 माइनस 9 +70 इंटू -9 बटा 100। सक्सेसिव का फॉर्मूला आप यहां पे लगा सकते हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, 70 का इंक्रीज 9 का डिक्रीज, तो ओवरऑल फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x1 x2 बटा 100, जहां पर x1 और x2 उनके साइन के साथ आएंगे, इंक्रीज हुआ है तो प्लस साइन, डिक्रीज हुआ है तो माइनस साइन। तो यहाँ पे देखिए आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 1 0 तो आपका कैंसिल आउट हो गया, 70 माइनस 9 हो गया 61 और 9 7 जो 63, मतलब ये हो गया 6.3, तो ये कितना आ गया आपके पास, तो ये आ गया आपके पास 54.7। इसका मतलब ओवरऑल जो इंक्रीज हुआ उसको, मतलब जो प्रॉफिट हुआ वो 54.7% का हुआ, ना कि 70% का। वो चाहता 70% का था, लेकिन डिस्काउंट देने की वजह से उतना प्रॉफिट नहीं हो पाया। चलिए कोई बात नहीं। तो यहां पे अपन को एक तरीके से अगर प्रॉफिट निकालना है तो 630 पे 54.7% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसको आप अभी तो ऐसे ही रहने देते हैं, इसको 63 इंटू 547 बटा 100 में लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 से एक डिसिमल अपना कैंसिल आउट हो जाएगा। अब दूसरा वाला पेन जो है वो उसने 70% के प्रॉफिट पे बेचा, तो यहां पर उसने कोई बार्गेनिंग नहीं करी, तो मैं बोल सकता हूं कि दूसरे वाले पेन पे उसको 722 पे 71% का प्रॉफिट मिला। तो यहां पे अपन से टोटल प्रॉफिट वो पूछ रहा है,
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यूनिट डिजिट अपन निकाल सकते हैं, यूनिट डिजिट से अपना काम चल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 7×3 = 21, मतलब यूनिट डिजिट आ गया 1। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 2 एकम 2, तो यूनिट डिजिट आ गया 2। तो 1 + 2 3, दैट मीन्स कि ओवरऑल यूनिट डिजिट 3 आना चाहिए। एकमात्र ऑप्शन है जिसमें अपना यूनिट डिजिट 3 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई सोच रहा होगा कि भैया यूनिट डिजिट डिसिमल के बाद की थोड़ी ली जाती है, वो तो डिसिमल से पहले की ली जाती है। हाँ, मतलब यूनिट डिजिट से मतलब नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि पहली वाली जो डिजिट होगी, या आप बोल सकते हो कि भैया जब अपन राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो पहली डिजिट जो आएगी वो 3 आएगी। अब इसको आप यूनिट डिजिट बोलो या कोई भी डिजिट बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग, चलिए सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे आप देखिए एक आसान सा क्वेश्चन है, नॉर्मली कर लेते हैं, कोई बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन जब इतने आसान सवाल हो तो उनमें एक्स की वैल्यू सोचने में टाइम क्यों खराब करना, डायरेक्ट करो। a + b का होल स्क्वायर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, a² + b² + 2ab, तो a² मतलब 4x², b² मतलब 3 का स्क्वायर 9, और 2ab मतलब 2 × 2 4, 4 3 = 12, तो 12x। फिर ये क्या हो जाएगा, x² -1 और -2x। तो यहाँ पे आप देखिए 3x² + 10x + 8, ऑप्शन नंबर 1। एक आसान सवाल का आसान जवाब, कोई x की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है। सोल्व, चलिए फिर से सोल्व करना है, बहुत ही आसान सा सवाल है। 70 + 72/6 कैंसिल आउट हो रहा है आपके पास पूरा पूरा, ये कितनी बार में हो जाता है, 12 × 6 = 72, तो ये आ गया 12 + 29 - 30, नॉर्मली सोल्व कर सकते हैं। ये अपने पास हो गया 82, और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हो गया -1, तो ओवरऑल कितना गया 81, ऑप्शन नंबर 2। The curved surface area of a right circular cone is 6500 pi centimeter square and the diameter of its base is 100 centimeter. Find the height of the cone. देखिए एक राइट सर्कुलर कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया अपन को दे रखा है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला अपन जानते हैं, πr_l होता है, पाई को पाई ही रहने देते हैं। और यहाँ पे डायमीटर दे रखा है अपन को, तो डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस, दैट मीन्स कि रेडियस हो जाएगा 50, एल मतलब स्लेंट हाइट, उसको अपन ऐसे ही रहने देते हैं। ये है 6500 पाई के बराबर। देखिए पाई से पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 से 1 0 गया, और 5 से ये अपना चला जाएगा कितनी बार में, 130 बार में। तो स्लेंट हाइट आ गई 130। हाइट अपन से पूछ रहा है, तो अपन जानते हैं कि किसी भी कोण में रेडियस, हाइट और स्लेंट हाइट ये तीनों राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। यहाँ पे राइट एंगल बनता है, ये होती है हाइट, ये होती है रेडियस, और ये होती है स्लेंट हाइट। तो यहाँ पे देखिए आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अपन को रेडियस कितना दे रखा है, तो रेडियस अपन को दे रखा है 50। अगर मैं रेशियो लूंगा तो ये अपना 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 13, इसके साथ आप ट्रिपलेट जानते होंगे, 5 13 12 ये ट्रिपलेट होता है, मतलब मैं बोल सकता हूँ हाइट 12 आ जाएगा, लेकिन 12 नहीं 120 आएगा, बिकॉज 1 0 अपन ने कैंसिल आउट किया था, तो जो कैंसिल आउट करते हैं उसको वापस जोड़ना होता है, तो ऑप्शन नंबर 2। 2 pipes A and B can fill a tank of 3700 liters in 9 hours and 6 hours respectively. If they are open together, how many hours will they take to fill an empty tank of 6400 liter? तो देखिए फिर से एक आसान सा सवाल है, कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, थोड़ा मुश्किल उन्होंने करने की कोशिश करी। मेनली अपन को इस तरीके के सवालों में वो टैंक की कैपेसिटी नहीं देते हैं, टैंक की कैपेसिटी वहां पे अपन कुछ भी मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे दे दी तो दे दी, कोई बात नहीं, उससे घबराएंगे थोड़ी। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं बोल सकता हूं कि अगर ए पाइप 9 घंटे में 3700 लीटर पानी डालता है, तो वो हर घंटे कितना पानी डालेगा, तो वो हर घंटे 3700/9 इतना पानी डालेगा। और अगर बी पाइप 6 घंटे में 3700 लीटर पानी डालता है, तो हर घंटे कितना पानी डालेगा, तो वो 3700/6 इतना लीटर पानी डालेगा। एक 6400 लीटर का टैंक है, दोनों मिलके इस टैंक को भरेंगे तो कितनी देर में भरेंगे, यही अपन से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए यही इनकी एफिशिएंसी हो गई दोनों पाइप की, ए और बी की। 1 घंटे में वो कितना काम करते हैं, यही उनकी एफिशिएंसी हो जाती है। मेनली एफिशिएंसी जो है वो अपन सिंपलेस्ट फॉर्म में लेते हैं अगर रेशियो लेते हैं तो, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो उनने अपन को टैंक की टोटल कैपेसिटी दी है वो पहले से मान के दी है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कब आती है, जब अपन एलसीएम लेके टैंक की कैपेसिटी मानते हैं। यहाँ पे एलसीएम तो है नहीं, 9 और 6 का एलसीएम तो 3700 होता नहीं है, तो इसलिए वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, लेकिन जो भी है वो एफिशिएंसी है। अब यहाँ पे आप देखिए 6400 लीटर का टैंक है, एक पाइप 3700/9 लीटर हर घंटे डालेगा, एक पाइप 3700/6 लीटर हर घंटे डालेगा, तो 1 घंटे में मिला के कितना पानी डालेगा, तो 1 घंटे में मिला के 3700/9 + 3700/6 इतना पानी डालेगा। और मैं बोल सकता हूँ कि भैया कितना टाइम लगेगा, तो उसको इसके लिए अपन डिवाइड कर दो 6400 को इससे, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 0 0 सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके पास, 37 आप कॉमन ले सकते हो, तो 1/9 + 1/6
18 आपका एलसीएम आ गया, 9 दूनी 18, 6 ती 18, तो 2 और 3 5, ये हो गया 18 इंटू 64 बटा 37 इंटू 5। देखिए पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि उसने भी नहीं करा। 37 इंटू 5 अपन बोल सकते हैं 185 ही आएगा। 18 इंटू 64 की अगर मैं बात करूं तो 18 चौको 32, मतलब यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 2 आएगी, और एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। तो इतने घंटे में 6400 लीटर का जो टैंक है वो भर दिया जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड द सिंपल इंटरेस्ट इफ 47,100 इज डिपॉजिटेड एट 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 years। तो देखिए यहाँ पे अपन को बोला जा रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बता दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, और 2 साल का टाइम यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे अगर मैं 2 साल का जो कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे वो निकालना चाहूं तो उसको निकालने का क्या फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, मतलब 2 साल में 2 बार इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला अपन लगाएंगे x1 प्लस x2 प्लस x1 x2 बटा 100%। वैसे यहाँ पर x1 और x2 दोनों बराबर है, 9 9, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो 9 प्लस 9 इंटू 9 बटा 100, दैट इज कितना हो गया, ये हो गया आपका 18.8 है। तो इतना परसेंट का जो है आपको इंटरेस्ट मिलेगा इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे। लेकिन अगर सिंपल इंटरेस्ट की मैं बात करूं तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो डायरेक्टली वर्क करता है, मतलब अगर आपको 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो उसके लिए आप डायरेक्ट टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दीजिए। मतलब टाइम कितना है, 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, तो 9 दूनी 18%, तो ये सीधा 18%। और इन दोनों का डिफरेंस अपन से पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.81%। अब ये 0.81% किस पे है, तो ये जितना भी काम अपन कर रहे थे वो सारा प्रिंसिपल पे कर रहे थे, क्योंकि जो अपन इंटरेस्ट निकालते हैं वो प्रिंसिपल के ऊपर निकालते हैं। मतलब जो अपना आंसर आएगा वो 0.81% किसका आएगा, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल अपन को दे रखा है 47,100, तो 0.81% इंटू 47,100 ये आपको सोल्व करना है। ये 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल आउट कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए 1 तो सब में ही है, तो 1 के बाद एक और डिजिट पे अपन को चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जैसे 81/100 इंटू 471 आप लिख दीजिए। चाहे तो आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि 81 है तो 9 का मल्टीपल होगा, तो यहाँ पे अपन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन अपना 9 का मल्टीपल है, वही अपना आंसर हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे जो आंसर है वो पूरा एग्जैक्ट दे रखा है, ये कोई अप्रोक्सीमेट करके नहीं दे रखा। तो अप्रोक्सीमेट करके नहीं दे रखा तो फिर आप मल्टीपल वगैरह का रूल यहाँ पे लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 81 में 9 आ रहा है, इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। चलिए एक एक करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 8 + 1 9 हटा दीजिए, 7 + 2 9 हटा दीजिए, मतलब ये नहीं होगा क्योंकि 3 बच गया। ये 9 हटा दीजिए, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, ये भी नहीं होगा। फिर 8 और 1 9 हटा दीजिए, 3 5 8, 8 और 1 9, ये हो सकता है। लेकिन एक बार ऑप्शन 4 चेक कर लेते हैं, अगर वो भी 9 का मल्टीपल आ गया तो फिर अपन को सोल्व करना पड़ेगा। ये 9 हटा दीजिए, 1 + 8 9 हटा दीजिए, 3 + 1 4, नहीं हो सकता। दैट मींस एकमात्र ऑप्शन बचा, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। द अर्थमेटिक मीन ऑफ 25 रियल नंबर्स इज 110 if 10 number are increased by 12.5 each, another 10 number are increased by 15 each, and the remaining 5 number are unaltered, then the new value of the arithmetic mean। देखिए बोला जा रहा है कि 25 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन 110 है। शुरुआत के 10 नंबर को 12.5 बढ़ाया है, अगले 10 नंबर को 15 बढ़ाया है, और आखिरी के 5 नंबर को कुछ भी छेड़ नहीं किया गया, पहले जितने थे उतना ही रखा गया है। तो नया अर्थमेटिक मीन क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखिए अपन नेट डेविएशन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। डेविएशन मेथड में यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि जो एवरेज है वो 110 है, और दे भी रखा है उसने 110, तो इसको अपन ने ले लिया। अब बोला गया है कि 10 नंबर को 12.5 बढ़ाया है, तो कितना बढ़ाया है टोटल, 10 हर नंबर को 12.5 बढ़ाया है, तो 10 नंबर पे कितना बढ़ जाएगा, 12.5 मतलब 25/2, तो ये हो जाएगा अपने पास 25 पंजे 125, मतलब टोटल 125 बढ़ गए, तो प्लस 125। फिर अगले 10 नंबर पे 15 बढ़ाया, तो टोटल कितना बढ़ा, 10 × 15 दैट इज 150। बाकी 5 नंबर पे कुछ भी ना बढ़ाया है ना घटाया है, मतलब 0, तो आप चाहो तो 5 × 0 0 लिख सकते हो। तो ये हो गए अपने 25 नंबर। अब इसको पूरे में अपन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसलिए डिवाइड बाय 25। तो 110 प्लस, तो 25 से देखिए यहाँ पे ये 5 बार में और ये 6 बार में, तो 5 + 6 11, ये कितना आ जाएगा 121। तो नया जो अर्थमेटिक मीन है वो हो जाएगा 121 के बराबर। राजेश हैज 156 liters of oil A and 256 liters of oil B. He fills a number of identical containers with the 2 types of oil in a manner that each container has only 1 type of oil and all containers are completely filled. What can be the maximum volume of each container that Rajesh uses
so that all the oil that Rajesh has of both the types can be poured into these containers. तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ही तगड़ी सी दे रखी है, लेकिन यकीन मानिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन में क्या है। तो क्वेश्चन में राजेश के पास दो तरह के ऑयल है, ए टाइप का ऑयल है जो कि 156 लीटर है, और एक बी टाइप का ऑयल है जो कि 256 लीटर है। अब यहाँ पे देखिए करना क्या है, राजेश को इन ऑयल को छोटी छोटी बोटल्स में भरना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि जितने भी लीटर की बोतल ली जाए वो बोतल जो है वो पूरी पूरी भर जानी चाहिए दोनों टाइप के ऑयलों से। मिक्स नहीं करना अपन को, दोनों टाइप के ऑयल को एकदम अलग अलग रखना है, लेकिन जितने भी लीटर की मैं बोतल ले वो पूरी पूरी भर जाए। और दोनों केस के लिए, ए और बी दोनों तरह के ऑयल के लिए मुझे सेम वॉल्यूम की बोतल लेनी है। तो अपन से यही पूछा जा रहा है कि जो बोतल लेंगे उसका मैक्सिमम वॉल्यूम क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए मैक्सिमम वॉल्यूम निकालने के लिए अपन को कुछ नहीं करना, बस इन दोनों का ले लेना है एचसीएफ। एचसीएफ मतलब एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को पूरी तरीके से कैंसिल आउट कर देता है, और कैंसिल आउट ही नहीं करता, वो नंबर सबसे बड़ा भी होता है। तो यहाँ पे अपन को मैक्सिमम वॉल्यूम लेना है, मतलब सबसे बड़ा नंबर लेना है जो इन दोनों को कैंसिल आउट करे। तो जो नंबर इन दोनों को कैंसिल आउट करेगा, अगर मैं उस साइज की बोतल लूंगा तो उसमें पूरा ऑयल आ जाएगा, मतलब कोई भी बोतल अपने पास खाली नहीं रहेगी। तो यहाँ पे अगर आप इसका एचसीएफ लेंगे तो देखिए एचसीएफ लेने का एक तरीका होता है, इन दोनों को आप ले लीजिए सब्ट्रैक्शन, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो डिफरेंस कितना आएगा, 100 का आएगा। इसका मतलब इनका जो एचसीएफ रहेगा वो या तो 100 या 100 का कोई मल्टीपल रहेगा। तो 100 तो एचसीएफ नहीं होगा बिकॉज आप देख सकते हैं। तो फिर अपन ऑप्शन से जाए तो 13 भी 100 का मल्टीपल नहीं होता, 6 भी 100 का मल्टीपल नहीं होता, 4 और 10 ये 100 के मल्टीपल होते हैं, लेकिन अगर आप 10 की बात करेंगे तो 156 से 10 मतलब 156 जो है 10 से डिवाइड नहीं होता, तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता। तो मैं बोल सकता हूँ ऑप्शन नंबर 2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 4 लीटर की बोतल लूंगा तो ए टाइप का जो ऑयल है वो भी पूरा भर जाएगा, और बी टाइप का जो ऑयल है वो भी पूरा भर जाएगा। यहाँ पे वैसे अपन से नहीं पूछा गया कि टोटल कितनी बोतलें भरेगी, लेकिन अगर उसको अपन को निकालना है तो उसको निकालने का सीधा सा तरीका है, टोटल 156 लीटर का ऑयल है और 4 लीटर की बोतल है, तो उसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो 4 की 12 और 4 का 9 बार में 36, मतलब टाइप ए ऑयल की 39 बोटल्स भरेगी। और टाइप बी की अगर मैं बात करूं तो 256/4, तो 4 का 6 बार में 24 और 4 बार में 16, तो टाइप बी ऑयल की टोटल 64 बोटल्स भरेगी। अब आप यहाँ पे देखिए अगर 4 लीटर की बोतल से ये काम हो रहा है तो 2 लीटर की से तो ऑब्वियस होएगा ही सही, क्योंकि 2 लीटर तो दो तो इनको काटेगा ही ना, इसलिए उसने मैक्सिमम बोला, और मैक्सिमम के लिए अपन एचसीएफ लेते हैं। तो अब 4 का जितने भी मल्टीपल होंगे वो तो मल्टीपल क्या सॉरी 4 के जितने भी फैक्टर होंगे वो तो सारे इसको करेंगे ये काम, लेकिन मैक्सिमम लेना है, इस वजह से क्या होगा, आंसर हो जाएगा 4 के बराबर। सिंप्लीफाई, चलिए सिंप्लीफाई अपन को करना है। तो देखिए एक आसान सा सवाल है, 194 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 माइनस 6 प्लस 5 डिवाइडेड 12। तो यहाँ पे आप देखिए बोर्ड मास अपन इस्तेमाल करते हैं। बोर्ड मास क्या बोलता है कि सबसे पहले ब्रैकेट करो। अब ब्रैकेट में यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो दो तरह के ब्रैकेट है, एक तो है ये स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर ये है पेरेंथेसिस। तो सबसे पहले अपन को किस में जाना है, अंदर ये अंदर वाले ब्रैकेट दैट इज पेरेंथेसिस में जाना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 माइनस 6 हो गया -5, -5 प्लस 5 करेंगे तो आ जाएगा 0। तो 6 मल्टीप्लाई 0, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 आता है, तो ये आ गया 0। अब 0 डिवाइडेड बाय 12 करो, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, 0 ही आएगा, तो ये पूरी चीज भी आपके पास आ गई 0। तो क्या रह गया 194 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 194। एक आसान सवाल का आसान सा जवाब। The curved surface area of a right circular cone is 5400 pi centimeter square and the diameter of its base is 144 centimeter. Find the height of the cone. तो यहाँ पे आप देखिए सेम टाइप का सवाल है, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने ये सवाल किया था, बस डिजिट्स चेंज थी और कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेम है। राइट सर्कुलर कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया अपन जानते हैं पाई आर एल, पाई को पाई रहने देता हूँ। तो यहाँ पे अपन को डायमीटर दे रखा है 144, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी आधी, दैट मीन 72। स्लैंट हाइट एल कर दीजिए, तो ये हो गया 5400 पाई, पाई से पाई अपना कैंसिल आउट हो गया, ये 18 का 4 बार में 72 और ये 18 का 300 बार में 4 से कट जाएगा 75 बार में, तो स्लैंट हाइट आ गई 75 के बराबर। और रेडियस कितनी थी, तो रेडियस अपने पास थी 72। तो अगर यहाँ पे आप रेशियो लेंगे तो देखिए ये रेशियो लेने पे 3 से कट जाएगा 25 बार में और ये 3 से कट जाएगा 24 बार में। तो 25 और 24 से आपको कोई ट्रिपलेट याद हो, हाइट आपको निकालनी है, तो मैं बोल सकता हूँ 7, 24, 25 ये अपनी ट्रिपलेट होती है, तो हाइट क्या हो जाएगी 7, लेकिन अपन ने कैंसिल आउट किया था किससे, 3 से, तो उससे अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मीन 7 3 21, तो हाइट हो जाएगी 21 के बराबर। ऑप्शन नंबर 2। If the mode of the following data is 140, then what is the value of x?
लेकिन बोला जा रहा है कि अगर इस डेटा का मोड 140 है तो x की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। यहाँ पे अपन को एक फ्रीक्वेंसी टेबल दे रखी है, तो मोड का फॉर्मूला अपन जानते हैं, मोड इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस एफ नोट डिवाइड बाई 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 मल्टीप्लाई H। तो यहाँ पे आप देखिए ये सब है क्या क्या, L F1 F नोट F2 H, ये सब है क्या। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले जब कभी भी अपन को मोड निकालना होता है तो अपन को मॉडल क्लास फाइंड आउट करनी पड़ती है। मॉडल क्लास क्या होती है, तो वैसे मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो, लेकिन यहाँ पे अपन को फ्रीक्वेंसी नहीं पता क्योंकि ये x अननोन है। लेकिन जो मोड होता है वो हमेशा मॉडल क्लास के बीच में ही लाई करता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर मोड 140 है तो अपनी मॉडल क्लास जो है वो ये वाली बन जाएगी 140 से 145। तो L जो होता है वो मॉडल क्लास की लोअर वैल्यू, दैट मींस कि 140 और 145 में कौन लोअर है, 140, तो L आ गया 140 के बराबर। मोड भी आपको 140 ही दे रखा है। फिर F1 होता है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, दैट इज x। F नोड होती है मॉडल क्लास से एक पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, दैट इज 33। एक पहले कौन है, 135 से 140, इसकी फ्रीक्वेंसी दैट इज 33, तो ये 2x माइनस 33। और F2 होती है मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, दैट इज ये 31। और हाइट होती है मॉडल क्लास या किसी भी क्लास का डिफरेंस, क्योंकि हाइट जो है वो हमेशा हर क्लास की बराबर होती है। जैसे 125 से 130 तो 5 का अंतर है, 130 से 135 भी 5 का अंतर है, 135 से 140 भी 5 का अंतर है, तो ये अपनी हो गई हाइट। हाइट हमेशा बराबर होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 140 से 140 अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये सब कुछ एक तरीके से जीरो के बराबर आ गया, तो ये x माइनस 33 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से सीधा अपन बोल सकते हैं x इक्वल टू 33। तो x की वैल्यू जो है वो भी 33 आ गई। सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब ये जीरो जीरो होएगा तो ये x माइनस 33 को भी जीरो होना पड़ेगा, तभी जाके सब कुछ जीरो होगा। कमलेश बाई सम साड़ी एंड सूट फॉर 10,000, द कॉस्ट ऑफ ईच साड़ी इज 1500 एंड कॉस्ट ऑफ ईच सूट इज 1000, द टोटल नंबर ऑफ साड़ी एंड सूट इज 8, फाइंड द नंबर ऑफ सूट एंड साड़ी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप देखिए साड़ी को मैं x मान लेता हूँ, सूट को मैं y मान लेता हूँ, तो इन दोनों की जो टोटल वैल्यू है वो 8 है, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 8 अपन को दे रखा है। और साथ ही साथ बोला जा रहा है कि एक साड़ी की कॉस्ट 1500 है, टोटल x साड़ी है, तो टोटल कितना हो जाएगा 1500 इंटू एक्स। और एक सूट की कॉस्ट 1000 है, टोटल y सूट है, तो टोटल कितना हो जाएगा 1000 इंटू वाई। और इस पे जो खर्चा हुआ है वो हुआ है 10,000 का, तो ये मिला के हो गया 10,000। तो यहां से अपन को x और y की वैल्यू निकालनी है, सूट और साड़ी की। तो ठीक है, चलिए निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 2 जीरो तो अपना कैंसिल आउट हो ही जा रहा है सब जगह, 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में और 5 से 20 बार में। तो यहाँ पे ये आ गया 3x प्लस 2y इक्वल टू 20। ऊपर वाली इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो पहली में से दूसरे को जब आप घटाएंगे तो ये 2x माइनस 3x हो जाएगा माइनस x, ये 2y से 2y आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 दूनी 16 माइनस 20 अगर आप करेंगे तो माइनस 4, तो x आ गया 4 के बराबर। देखिए x 4 आएगा तो y भी 4 आ जाएगा, बिकॉज x प्लस वाई 8 है, तो मैं बोल सकता हूँ 4 साड़ी और 4 सूट। ऑप्शन नंबर 1। What is the ratio of the angle subtended by a chord at the center of a circle to the angle subtended at any point on the circumference of the circle? चलिए एक सर्किल बना लेते हैं। बोला जा रहा है कि यहाँ पर ये कोड है, ये कोड सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करेगी उसका रेशियो लेना है। ये कोड सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड करेगी उसके साथ, कुछ इस तरीके से। तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का रेशियो लेना है। इसको मैं मान लेता हूँ θ1, इसको मैं मान लेता हूँ θ2। तो θ1 और θ2 का रेशियो लेना है। तो यहाँ पे अपन देखिए एक बात जानते हैं कि जब कभी भी कोई भी कोड सरकमफ्रेंस पे जितना एंगल सबटेंड करती है उसका डबल वो हमेशा सेंटर पे सबटेंड करती है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि θ1 जो होगा वो डबल होगा किसका, θ2 का। तो रेशियो क्या आ जाएगा 2:1 का। फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हिच सेटिस्फाइज दिस। तो यहाँ पे आप देखिए अपन को 29 दे रखा है और 4 दे रखा है, तो इन दोनों में से किसी एक को उठा लीजिए। तो यहाँ पे इंडिसेज की कुछ प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि a की पावर m इज इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर माइनस m, या फिर आप उल्टा भी बोल सकते हो कि 1 अपॉन a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर माइनस m। अब आप यहाँ पे देखिए अगर मैं 29 की पावर उठाने की कोशिश करूं तो 29 की पावर 3 है मल्टीप्लाई, यहाँ पे 29 की क्या पावर हो जाएगी, तो ये 1 अपॉन 29 का स्क्वायर को अपन 29 की पावर -2 लिख सकते हैं।
तो ये 29 की पावर -2 हो जाएगा, ये 29 की पावर 11 हो जाएगा, और इधर अगर मैं बात करूं तो इधर 29 की क्या पावर हो जाएगा, तो माइनस साइन के साथ 9m + 7। अब आप यहाँ पे देखिए पहली वाली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये 29 है, सबका बेस सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ पावर ऐड हो जाएगी, तो 3 - 2 + 11 एंड दिस इज इक्वल टू, दोनों साइड अगर बेस सेम हो तो पावर आपस में बराबर कर देते हैं अपन। तो इधर भी बेस 29 है, इधर भी बेस 29, तो दोनों साइड बराबर कर देंगे, तो ये हो जाएगा -9m + 7। तो ये हो गया 3 - 2 1, 1 + 1 12, 12 इक्वल टू -9m, 1 + 11 12, और ये हो गया -9m - 7। तो m इक्वल टू कितना आ गया, 12 और 7 19, तो -19/9। m की वैल्यू हो जाएगी -19/9। What is the discriminant of the equation x square minus 2x plus 13 equal to 0? Also determine how many real solution this equation है। देखिए अपन से डिस्क्रिमिनेंट पूछ रहा है। अपन जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि अगर मैं उसकी जनरल फॉर्म लिखना चाहूँ तो ax² + bx + c इक्वल टू 0, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो इक्वल टू होता है b² - 4ac के बराबर। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे तो b क्या आ जाएगा, तो b आ जाएगा -2, तो -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू a हो जाएगा 1, x² का कोएफिशिएंट जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, और c हो जाएगा +13। तो ये हो गया आपके पास 4 - 13 4 जा 52, दैट मींस इक्वल टू -48। तो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो -48 आएगा, और जब कभी भी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो उस केस में कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। A group of people consist of men, women and children. Among them 20% are men, 50% are women and the rest are children, and their average weight are 45, 60 and 20 respectively the average weight of the group। देखिए बोला जा रहा है कि मेन, वुमेन और चिल्ड्रन का एक ग्रुप है जिसमें 20% मेन है, 50% वुमेन है और बाकी चिल्ड्रन है। उनका एवरेज वेट भी अपन को दे रखा है, तो पूरे ग्रुप का एवरेज वेट अपन से पूछ रहा है। मैं मान लेता हूं कि इस ग्रुप में टोटल 100 लोग हैं, तो उसमें मेन अगर 20% है तो 100 का 20% 20 ही हो जाएंगे, दैट मीन्स कि 20 आदमी है। औरत कितनी हो जाएगी, अगर 50% औरत है तो 50 ही हो जाएगा, क्योंकि 100 का 50% 50, बाकी बचे हुए क्या है, चिल्ड्रन। तो 20 + 50 70, 100 - 70 मतलब 30 चिल्ड्रन है। अब यहाँ पे आप देखिए इनका एवरेज वेट भी अपन को दे रखा है 45, 60 और 20। तो यहाँ पे आप चाहे तो डेविएशन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं डेविएशन मेथड की तो वो कैसे इस्तेमाल होगा, तो 45, 60, 20 इन तीनों में से कोई एक नंबर आप पकड़ लीजिए। मैंने 60 पकड़ लिया, मतलब मैंने इसका एवरेज जो है 60 मान लिया। अब ये मैंने 60 माना है, लेकिन ऐसा है नहीं। अब आप देखिए मेन का जो एवरेज वेट है वो है 45 किलो, दैट मीन्स कि जो मैंने माना उससे 15 कम है, और टोटल कितने मेन है, 20 मेन है। तो 15 × 20 मतलब टोटल जो कमी आएगी वो आ जाएगी 300 की। सेम तरीके से वुमेन का मैंने जितना माना था उतना ही है, तो इसमें कोई चेंज आउट नहीं होगा, दैट मीन 0। और जो बच्चे हैं उनका मैंने माना था 60, लेकिन एवरेज वेट है 20, मतलब 40 की कमी आई, और टोटल 30 बच्चे हैं, तो 40 × 30, 40 × 30 अगर आप करेंगे तो कितना जाएगा, 1200। इस पूरे नंबर को टोटल लोगों में बांट देना है। टोटल कितने लोग हैं, 100 लोग हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 0, ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो ये आ गया 60 - 15 दैट इज इक्वल टू 45। तो जो एवरेज वेट आएगा वो आ जाएगा 45 के बराबर। When x is added to each of 26, 40, 22 and 34, then the numbers so obtained in this order are in proportion। देखिए बोला जा रहा है कि अगर इनमें x ऐड कर दिया जाए तो जो नंबर ऑब्टेन होंगे वो अपने प्रोपोर्शन में होंगे। तो यहाँ पे अपन से x की वैल्यू पूछ रहा है, और फिर x की वैल्यू निकालने के बाद y की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब ओवरऑल y की वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन उसके लिए x की वैल्यू अपन को निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देखिए x की वैल्यू निकालने की एक ट्रिक भी होती है। ट्रिक क्या होती है, ये जो दो नंबर स्टार्टिंग के उनको आप लिख दीजिए 26/40, अगले दो नंबर को आप लिख दीजिए 22/34। ये 26 में 22 अगर आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 40 में से 34 अगर आप घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस है और इन दोनों का डिफरेंस है वो बराबर होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो यहाँ डिफरेंस कितने का, यहाँ डिफरेंस है 14 का। 40 और 26 में डिफरेंस 14 का, 4 और 6 में डिफरेंस कितने का, 2 का। तो डिफरेंस बराबर करने के लिए यहाँ भी 14 का डिफरेंस करना पड़ेगा, तो इसको अपन को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज 7 दूनी 14। तो ऊपर नीचे अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौको 28 और 7 6 42। अब अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ डिफरेंस बराबर है, इधर भी डिफरेंस 14 का, उधर भी डिफरेंस 14 का। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ देखिए 26 से 28 मतलब +2 क्या है, और 40 से 42 मतलब वही +2 क्या है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर। अब आप चाहे तो इसमें आप डाल दीजिए और यहाँ से y की वैल्यू निकालिए। तो 4 दूनी 8 रेशियो y, डबल रेशियो y रेशियो ये 7 दूनी 14 - 6 दैट इज 8। तो इसको अगर अपन लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 8/y = y/8।
तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो y की वैल्यू भी 8 आ जाएगी, बिकॉज 8/8 1, तो दोनों साइड बराबर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 48 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। चलिए ठीक है, एक टावर अपन बना लेते हैं। इस टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, इस टावर के फुट से 48 मीटर की दूरी पर, वो है 30 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री है। अपन से टावर की हाइट पूछ रहा है। तो यहां पे आप देखिए, आपको एक चीज ध्यान होनी चाहिए, 30 60 90, जब कभी भी किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल्स होते हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो हमेशा 1:√3:2 में होता है, मतलब इनकी अपोजिट साइड। करस्पॉन्डिंग साइड मतलब अपोजिट साइड। तो 30 के सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा 1 यूनिट होगी। तो ये वाला एंगल हो गया 60, तो 60 के सामने वाली हमेशा √3 यूनिट होगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि √3 की वैल्यू अपन को दे दी 48, और अपन को काई की वैल्यू निकालनी है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 48/√3, इसको अगर आप सोल्व करेंगे ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे √3 इंटू √3 3 आ गया, 3 से 48 को काटेंगे तो 16, तो ये हो गया 16√3, ऑप्शन नंबर 4। AB इज पैरेलल टू CD। चलिए AB लाइन बना लेते हैं जो कि CD के पैरेलल है, कुछ इस तरीके से। ये हो गया AB और ये हो गया CD। फिर बोला गया है कि ए ट्रांसवर्सल PQ इंटरसेक्ट AB एंड CD एट E एंड F रेस्पेक्टिवली। तो देखिए ट्रांसवर्सल कुछ इस तरीके से बन जाती है। ये ट्रांसवर्सल जो है वो PQ है और ये AB और CD को E और F पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये पॉइंट E हो जाएगा, इस पॉइंट को F बोल दीजिए। एंगल PEB, ये वाला जो एंगल है ये है अपना 56 डिग्री। G इज अ पॉइंट बिटवीन AB एंड CD सच दैट एंगल BEG इक्वल टू 32। तो देखिए G एक पॉइंट है AB और CD लाइन के बीच में, मतलब ये जो स्पेस है इस लाइन के बीच में, मतलब मैं मान लेता हूं यहां पर एक पॉइंट है G। तो एंगल BEG, तो ये वाला जो एंगल है ये अपन को दे दिया कितना, 32 डिग्री। अब G जो है वो उस साइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप G को उस साइड पहुंचाएंगे तो फिर जो एंगल होगा वो आपके पास 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, और ऑब्ट्यूस एंगल हमेशा 90 से ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे जो एंगल दे रखा है वो एक्यूट दे रखा है, इस वजह से G जो है इसी साइड रहेगा। और एंगल GFE की अगर मैं बात करूं तो इसको आप मिला दीजिए, तो ये वाला जो एंगल है ये अपन को 47 दे रखा है। तो अपन से एंगल EG है, मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है। चलिए ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए एक आसान सा सवाल है। मेन यहाँ पे जो था वो डायग्राम बनाना ही था। अगर मैं बात करूं ये पूरा एंगल मिला के कितना हो जाएगा, तो 56 + 32 दैट इज इक्वल टू, ये कितना हो गया अपने पास, 6 और 2 8, 5 और 3 88 डिग्री हो गया। और मैं बोल सकता हूं कि ये पूरा एंगल जो होगा वो 180 का होगा, तो 180 - 88, तो ये कितना हो जाएगा, तो अपने पास ये वाला एंगल जो है वो 92 डिग्री का हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं FEG, ये एक ट्राइंगल बना रहा है, ट्राइंगल के तीनों कोण का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल EFG जो कि अपन से पूछ रहा है, सॉरी EGF जो अपन से पूछ रहा है, वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 92 + 47। 180 माइनस कितना आ रहा है, ये 9 7 और 2 9 9 4 13 है ना, 180 माइनस 39 139 करेंगे तो 41, तो ये एंगल आ जाएगा 41 डिग्री। A vendor sold 5 chocolate for ₹1, thereby gaining 40%. How many chocolate did he buy for ₹1? बोला जा रहा है कि एक वेंडर ने 1 रुपए में 5 चॉकलेट बेची जिसपे उसे 40% का फायदा हुआ, तो उसने 1 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीदी होगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखिए 5 का 40% कितना हो जाएगा, 2। इसका मतलब उसको 2 चॉकलेट्स का फायदा हुआ है, मतलब 2 चॉकलेट उसके पास अभी भी बच गई। फायदा बोलने का मतलब क्या है कि 2 चॉकलेट उसके पास बच गई, तो उसने टोटल कितनी चॉकलेट खरीदी होगी, तो उसने टोटल 7 चॉकलेट खरीदी होगी। 5 + 2 7, इस 7 में से 2 चॉकलेट उसके पास बच गई, 5 चॉकलेट उसने बेच दी, और 5 उतने में ही बेची जितने में 7 खरीदी थी। तो 5 उसने 1 रुपए में बेची, तो 7 कितने में खरीदी होगी, 1 रुपए में। मतलब मैं बोल सकता हूं कि 1 रुपए में उसने टोटल 7 चॉकलेट खरीदी। At what rate of interest per year will a sum of money double itself in 12 years on simple interest? तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो सम ऑफ मनी है वो 12 साल में कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि 1 रुपया है, तो 1 रुपया कितना बन जाएगा, डबल होके 2 रुपया बन जाएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितने का मिला, तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 रुपये का इंटरेस्ट मिला। अब ये जो 1 रुपये का इंटरेस्ट है ये 12 साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए अपन को 1 साल में कितने रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा ये निकालना पड़ता है। तो देखिए 1 रुपये का इंटरेस्ट अगर 12 साल में है तो 1 साल में कितने का इंटरेस्ट मिलेगा, 1/12 मल्टीप्लाई बाय कर दीजिए 100%, तो ये हो जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे अगर मैं कैंसिल आउट करना चाहूँ तो 4 से 3 बार में, 4 से 25 बार में,
और 25/3 अगर आप करेंगे तो 3 का 8 बार में 24, तो ये हो गया 8.33%। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दे करिए। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इसी तरह की और भी नई वीडियो जो आपको मिलती रहेगी। इस वाले पेपर में कुछ क्वेश्चंस काफी अच्छे थे, जैसे एक वो अपन ने केप वाला क्वेश्चन किया था, तो वो भी काफी बढ़िया क्वेश्चन था। तो इस तरीके के सवाल आप जरूर करके जाए। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अंडर ग्रेजुएट लेवल का अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए तो बहुत जरूरी है ये आरआरबी एनटीपीसी के सारे क्वेश्चंस करना, क्योंकि इनमें से हो सकता है काफी सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ लिए जाए। तो इसलिए प्लीज करके जाइए। चलिए फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।